हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में बात किया था, उसमें भी हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर चेक किया था और रोटेशन ऑपरेटर। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑपरेटर हमारा क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इसमें नील पॉटेंट ऑपरेटर की भी बात करेंगे। ये ऑपरेटर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के रिस्पेक्टिव आपके मैट्रिक्स भी बनते हैं, जिसको आप रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हो, रोटेशन मैट्रिक्स भी आप पढ़ोगे। उसी तरह से प्रोजेक्शन मैट्रिक्स भी उसी फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। तो देखते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑपरेटर हमारा क्या होता है। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑपरेटर जो होता है उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो दो सब स्पेस के डायरेक्ट सम में लिखा हुआ होना चाहिए। सपोज डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डैश दीज आर द टू सब स्पेसेस, और उन्हीं के ही डायरेक्ट सम में हम वेक्टर स्पेस भी को लिख रहे हैं। तब फिर क्या होगा कि अगर चूंकि डायरेक्ट सम में लिखा जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी वेक्टर आप कैपिटल भी से चूज कीजिए, डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट ए यूनिक डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डैश सच दैट इस स्मॉल v को हम इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन में इजीली लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम एक मैप स्टैब्लिश करते हैं t फ्रॉम v टू v में ही, जहां पर उसका काम सिर्फ इतना है कि t ऑफ स्मॉल v दिस इज इक्वल टू w माइनस w डैश, then this is called the reflection operator of v in w along w dash। ओके, अब देखते हैं हम एक इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल देखते हैं तो वो बातें हमें क्लियर हो जाएंगी। सपोज करते हैं कि हमारे पास वेक्टर स्पेस जो है वो R2 दिया गया है और उसके दो सब स्पेसेस हम ले रहे हैं। एक W है जो कि x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, x कॉमा जीरो टाइप के एलिमेंट को कंटेन करेगा, और दूसरा W डैश जो है वो जीरो कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कह रहे हैं कि ये हमारा y एक्सिस है। अब हम लोग एक रिफ्लेक्शन ऑपरेटर रिफ्लेक्शन मैप स्टैब्लिश करते हैं R2 से R2 such that t of v is equal to w minus w dash मीन्स हमारा जो हमारा जो पॉइंट होगा वो भी से ही आएगा, बट उसका रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस हम करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग देखना है कि कैसे ये रिफ्लेक्शन होता है। तो जो मैप हमने पहले डेफिनेशन में जो स्टैब्लिश किया हुआ है वहां पर देखें तो हमारे पास W है और W डैश है। तो स्मॉल w कहाँ का एलिमेंट था? W कैपिटल W का, और स्मॉल W डैश कहाँ का एलिमेंट है? कैपिटल W डैश का। तो जब मैपिंग बन रही है तो W माइनस W डैश कर रहे हैं, यहाँ भी वही प्रोसीजर होगा। यहाँ पर एक जनरल एलिमेंट हम सबसे पहले चूज करते हैं जो कि भी है, एक्स कॉमा वाई। सबसे पहले उसको बेसिस के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आप उसको सबसे ब्रेक कर लो या फिर उसको एक्सप्रेस कर लो। तो एक्स कॉमा वाई को हम एक्स कॉमा जीरो प्लस जीरो कॉमा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट है ये हमारा स्मॉल डब्ल्यू है और ये वाला एलिमेंट हमारा स्मॉल डब्ल्यू डैश हो गया। तो जब हम मैप बनाएंगे टी ऑफ एक्स कॉमा वाई तो होना क्या चाहिए? डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश। तो वहां पर एक्स कॉमा जीरो माइनस जीरो कॉमा वाई बनेगा। इस मीन्स जो x कॉमा वाई का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो y x कॉमा माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट एक छोटा सा इसको अब हम लोग डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं। हमने जो मैप स्टैब्लिश किया है वो कुछ इस तरह से है, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा माइनस वाई। इसमें हम ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन बनाए हैं उसमें एक्स एक्सिस को एज ए मिरर हम कंसिडर कर रहे हैं और रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा इमेज। सपोज कीजिए वन कॉमा आप टू ले रहे हो तो उसका इमेज आपको मिल रहा है वन कॉमा माइनस टू। सिमिलर वे में अगर सपोज करो टू कॉमा माइनस वन लेके देखें तो उसका इमेज मिलेगा टू कॉमा प्लस वन। ओके, सिमिलर वे में अगर हम अनदर एक पॉइंट हम चूज करते हैं माइनस वन कॉमा माइनस वन तो इसका इमेज मिलेगा माइनस वन कॉमा प्लस वन। अब इसको अगर हम डायग्राम के हेल्प से चेक करना शुरू करें तो कुछ इस तरह से हमें मिल जाएंगी। देखिए, सबसे पहले वन कॉमा टू ये कहाँ पर था? ये वन कॉमा टू अगर हम यहाँ पर ये रहा वन और सपोज कीजिए यहाँ पर हमारा कहीं टू रखा हुआ है तो ये वन कॉमा टू इस जगह पे है, दिस इज द वन कॉमा टू। अब इसका क्या रिफ्लेक्शन हमको मिल रहा है? वन कॉमा माइनस टू, यानी कि माइनस टू आपका कहीं यहाँ होगा, इट मीन्स ये रिफ्लेक्शन इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास पहले पॉइंट था वन कॉमा टू और इसका रिफ्लेक्शन हमको क्या मिल रहा है? वन कॉमा माइनस टू। ठीक है,
इट मीन्स ये इसका जस्ट है मिरर इमेज है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलर वे में आप देख सकते हो कि 2, -1 ले रहे हैं। 2 आपका यहाँ पर रखा हुआ है, 2 सपोज कीजिए यहाँ पर है, और -1 आपका इस पोजीशन पर है, तो यहाँ पर पॉइंट रहेगा 2, -1। तो इसका इमेज आपको क्या मिल रहा है, 2, 1, यानी कि 1 अगर कहीं यहाँ रखा गया है तो इसका इमेज हमको इस पोजीशन पे मिलेगा 2, 1, यानी कि इस पॉइंट का जो इमेज है वो इमेज यहाँ पर जा रहा है, और इधर से इसका इमेज हमें इस पॉइंट पर मिल रहा है। सिमिलर वे में अगर -1, की बात करें तो -1 कहीं आपका यहाँ पर होगा, -1, ये पॉइंट हो गया, और इसका इमेज हमें क्या मिल रहा है, -1, +1, यानी कि ये पॉइंट हो गया। इट मीन्स जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट था इसका हमको इमेज यहाँ पर कहीं मिल रहा है। इसका मतलब सीधा सा वर्क से ये जो ऑपरेशन है इसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के अबाउट में ही रिफ्लेक्शन हुआ है। सिमिलर वे में अगर हम कहें कि अगर हमको रिफ्लेक्शन चाहिए अबाउट वाई एक्सिस, तब फिर क्या करेंगे, मिरर में हमारा W अभी भी वही रहेगा, W इज द सेम एक्स एक्सिस, W डैश इज द सेम वाई एक्सिस। अगर हमें कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन जो बनेगा टी ऑफ भी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0, y -0, x, ठीक है। तो ये इससे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, टी ऑफ x, y इज इक्वल टू -x, y, ये हो जाएगा। अगर आप इसको ज्योमेट्री के हेल्प से भी चेक करना चाहो तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि 1, 2 की इमेज हमें मिल रही है, -1, 2, t, 2, 1 की इमेज हमें मिल रही है -2, -1। तो अगर आप इसको चेक करो तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये 1, 2 आपने लिया था, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर अगर 2 है, तो उस केस में 1.1, 2 कहीं यहाँ पर रहेगा। अब इसका जो इमेज आ रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, -1, 2 दिया गया, तो -1 अगर सपोज करें यहाँ पर रख रहे हैं तो ये इसका इमेज हमें यहाँ मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -1, 2। इट मीन्स इस पॉइंट का जो इमेज है हमको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये टोटल प्रोसीजर होता है ये रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस में। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाता है कि रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस अगर लिखें तो ये हमें मिल रही है टी ऑफ x, y इक्वल टू टी एक्स, माइनस ऑफ वाई। सिमिलर वे में रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस अगर लिखा जा रहा है तो वो हमें मैप दी गई है टी ऑफ x, y इक्वल टू -x, y। सेम इसी तरह से एक अनदर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। रिफ्लेक्शन हमें एक सपोज कीजिए वेक्टर स्पेस अभी भी हमारे पास R2 ही दिया गया है, और जो W सब स्पेस है दिस इज द ये सपोज कीजिए x ऐसे x, y का कलेक्शन है सच दैट y इक्वल टू mx, ठीक है। इट मीन सीधे सीधे ये y इक्वल टू x लाइन, y इक्वल टू mx लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। सेकेंड जो हमारा W डैश है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ सच x, y वेयर y इज लाइंग ऑन x माइनस m, ठीक है, इस पे लाई कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ V इन W along W डैश, अगर ये पूछा जा रहा है तो बेसिक वर्क हमारा सिर्फ इतना है कि टी ऑफ V इज इक्वल टू W माइनस W डैश करें। वहाँ पर हमें देखना होगा कि W का एलिमेंट जनरल एलिमेंट क्या होगा जो इसको जनरेट करेगा, और W डैश का जनरल एलिमेंट कौन होगा जो उसे जनरेट करेगा, ठीक है। तो हम लोग बेसिस सबसे जैसे प्रोजेक्शन ऑपरेटर बनाने से हमें प्रोजेक्शन मैप बनाने के टाइम पे बेसिस क्रिएट करते थे, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होने वाला है। तो देखते हैं W का जो भी एलिमेंट रखा गया है वो कुछ इस तरह से रखा गया है x, y सच दैट y इक्वल टू mx है।
तो क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो जनरल एलिमेंट है वो x कॉमा एम एक्स है। इसके रिगार्डिंग हमारा जो बेसिस आएगा, बेसिस एलिमेंट रहेगा, वो बेसिस एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 कॉमा एम आ जाएगा। सिमिलर वे में डब्ल्यू डैश की अगर बात करें तो ये ऐसे x कॉमा वाई के कलेक्शन है सच दैट y इक्वल टू एक्स अपॉन एम हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप जनरल एलिमेंट की बात करें तो एक्स अपॉन एम हो जाएगा। और यहाँ से फिर बेसिस एलिमेंट देखें तो बेसिस एलिमेंट आपके पास आ रहा है 1 कॉमा वन बाय, ये हो गया। अब एक जनरल एलिमेंट हम कुछ भी चूज करें, एक्स कॉमा वाई हम कोई भी से हम ले लेते हैं, ठीक है। अब किसी तरह से इसको रिप्रेजेंट बस इस तरह से करना है, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 कॉमा एम प्लस बीटा इंटू 1 कॉमा वन बाय एम। अब नेक्स्ट आपको यही चेक करना है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे पिछले क्लास में हम लोग किए थे अल्फा और बीटा का वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करके, सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। एंड एक्स इक्वल टू हमारे पास आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, एंड वाई इक्वल टू हमें मिल रहा है अल्फा एम प्लस बीटा बाय एम। क्या करें, इसे फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन ले लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में आप m से मल्टीप्लाई कर दो तो फायदा क्या होगा कि एम एक्स इक्वल टू अल्फा एम प्लस बीटा एम बन जाएगा, ठीक है। अब ये कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा होगा, y माइनस एम एक्स दिस इज इक्वल टू बीटा एम माइनस बीटा इंटू एम। तो यहाँ से हमें मिलेगा y माइनस एम एक्स इक्वल टू बीटा को कॉमन कर दें तो हमें मिल रहा है यहाँ से 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। देन दिस बीटा इज व्हाट, m इंटू वाई माइनस एम एक्स अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर, ये हमारा बीटा हो जाएगा। सेम प्रोसेस से हम लोग अल्फा भी फाइंड करेंगे। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास x थी, हमने बीटा फाइंड कर रखा है, तो अल्फा हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं x माइनस बीटा। तो x माइनस बीटा की जो वैल्यू आई है उसे यहाँ पर लिख देते हैं, m इंटू वाई माइनस एम एक्स अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में आया हुआ है। तो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये बीटा के, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, मिल चुकी है। तो x कॉमा वाई कैन बी इजीली रिटर्न एज x माइनस m इंटू वाई माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू 1 कॉमा एम प्लस बीटा की जो वैल्यू आई हुई है वो हमारे पास आई हुई थी m इंटू वाई माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू 1 कॉमा वन बाय एम, इस तरह से। अब जैसे ही आप टी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा W है, और ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा W डैश है। तो बस इजी इजी वर्क है, W माइनस W डैश कर देंगे तो हमें अपना रिफ्लेक्शन मैप मिल जाएगा। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ x कॉमा वाई in capital W along W डैश, ठीक है। और वही चीज अगर W डैश पर रिफ्लेक्शन चाहिए along W तो जस्ट ऑपोजिट वर्क हो जाएगा, W डैश माइनस W। इस तरह से हमें रिफ्लेक्शन फाइंड करना होता है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें हम ये यहाँ पर ये चीज चेक करेंगे कि टी ऑफ v इक्वल टू v होता है व्हेनेवर दिस v बिलोंग्स टू W। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा कैपिटल B था वो बेसिकली W और W डैश का डायरेक्ट सम था। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो भी है वो एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ W से आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम देख सकते हैं स्मॉल v जो है वो सिर्फ W से आ रहा है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं स्मॉल v इज नथिंग बट ए W विच इज द एलिमेंट ऑफ दिस W। तो फिर अगर हम मैप की बात करें तो हमने जो जनरल मैप बनाया था वो क्या था, W माइनस W डैश। तो अगर हम बात करें कि अगर हम कह रहे हैं कि टी ऑफ दिस स्मॉल W डैश का इमेज हमें क्या मिलेगा, दिस इज W एंड दिस इज व्हाट W माइनस जीरो।
क्योंकि डब्ल्यू डैश का तो कोई पार्ट ही नहीं है। ये जो हमारा स्मॉल वी है ये एग्जैक्टली जब इसी डब्ल्यू का ही एलिमेंट है, तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि दिस स्मॉल वी इज डब्ल्यू प्लस जीरो, वेयर दिस जीरो वेक्टर इज द एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू डैश। तो क्लियरली यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि टी ऑफ स्मॉल वी इज इक्वल टू टी ऑफ डब्ल्यू एंड दिस वैल्यू इज टी ऑफ डब्ल्यू माइनस जीरो, hence this is w and hence we can say that this is v small v। इसी वजह से हमने जो प्रॉपर्टी लिखी है कि जब भी आपके पास कोई वेक्टर सिर्फ और सिर्फ इसी w से ही आ रहा है तब उसका इमेज जो हो जाएगा tv इक्वल टू v ही बनने वाला है। ओके, सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पर बात करें रेंज स्पेस और नल स्पेस की, तो वहां पर भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, रेंज स्पेस आर टी क्या होगा हमारा, और उसी तरह से नल स्पेस हमारा क्या आने वाला है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो हमने मैप एस्टेब्लिश किया है वी से लेकर वी में एस्टेब्लिश किया है, और टी ऑफ वी बेसिकली क्या हो रहा है, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश, वेयर डब्ल्यू इज द एलिमेंट ऑफ capital W and W dash is the element of W dash। In fact ये और ये W और W dash क्या क्या है, these are the subspaces of V। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि W हो चाहे W डैश का एलिमेंट हो, वो तो V का ही एलिमेंट बनने वाला है। तो इनफैक्ट T ऑफ कोई भी आप भी ले लो, उसका इमेज भले ही ये मिल रहा है, लेकिन ये एलिमेंट अल्टीमेटली जाएगा तो V में ही इंटर, ये कंप्लीटली V में ही जाने वाला है। ठीक है, इट मीन्स आप कोई भी V चेक करो, उसका इमेज जो होगा वो इमेज हमेशा इसी V में ही जाने वाला है। ठीक है, तो रेंज स्पेस जो होगा हमेशा रिफ्लेक्शन ऑपरेटर के केस में रेंज स्पेस पूरा भी आ जाता है, और भी आने के बाद हम नल स्पेस में हम सिंपली कहेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर आने वाला है। ठीक है, तो इनफैक्ट ये जो मैप है, अब आगे यहाँ पर देखना है कि इस मैप से हमको क्या क्या पता चल रहा है। एक चीज क्लियरली दिख रही है कि रेंज स्पेस इसका वी है और नल स्पेस का जीरो वेक्टर है। अब नल स्पेस जीरो है तो इसका मतलब है कि नलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज एग्जैक्टली जीरो। और ये क्या इंप्लाई करता है, ये चीज इंप्लाई करता है कि हमारा टी है दिस इज नॉन सिंगुलर, एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, टी इज इनवर्टिबल। ठीक है, इट इंप्लाइज व्हाट, टी इज वन वन। ये सारी चीजें एक ही साथ एक दूसरे को इम्प्लीकेशन इम्प्लाई कर रही हैं कि आपका जैसे ही नलिटी आपका जीरो हुआ, सीधे सीधे आप समझ लो कि टी आपका नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टिबल हो जाएगा, एंड टी इज वन वन। ठीक है, नेक्स्ट, तो वहां से आप ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन ऑपरेटर्स ऑलवेज इन्वर्टिबल्स होते हैं, इन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑपरेटर्स आर always invertible। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है T2 ऑफ V इक्वल टू V होता है फॉर ऑल V बिलोंग्स टू कैपिटल V। तो ये कैसे होता है यहाँ पर ध्यान से देखना, हम लोगों ने T ऑफ V क्या एस्टेब्लिश किया था, W माइनस डब्ल्यू डैश एस्टेब्लिश किया था। अब ये जो भी है वो क्या था, W प्लस डब्ल्यू डैश था, और उसका ही इमेज W माइनस डब्ल्यू डैश मिला हुआ था। सपोज करो कि हम फिर से इसके साथ यही ऑपरेशन हम ऑपरेट यूज करें, तो टी ऑफ W प्लस डब्ल्यू डैश अगर बना रहे हैं तो इधर भी वही चीज होगा, W माइनस डब्ल्यू डैश। तो ये तो अपना T2 ऑफ V बन गया, और फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि ये क्या बन रहा है, W माइनस डब्ल्यू डैश था, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आपका W है, माइनस देंगे, फिर यहाँ से माइनस ऑफ डब्ल्यू डैश आपको लिखना है। इनफैक्ट W प्लस आपने डब्ल्यू डैश ही बनाया, तो इसी वजह से हमने कहा कि T2 ऑफ दिस V इज नथिंग बट सीधे सीधे V आएगा, या सीधे सीधे आप कह सकते हो कि जो आपका T2 है वो आइडेंटिटी मैप के बराबर हो जाएगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट आप यहाँ पर ये चीज़ चेक कर रहे हो कि जो अनदर प्रॉपर्टी, जैसे कि अभी आपने लास्ट प्रॉपर्टी देखी कि T2 और V आपने किया तो आपको सीधे सीधे V मिला, उससे आपने इम्प्लाई किया कि T2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। T2 जो हो गया आपका आइडेंटिटी मैप हो गया। बेसिकली अगर कोई भी लीनियर ऑपरेटर जब सीधे से इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तब उस केस में उस ऑपरेटर को हम लोग कहते हैं इनवॉलेटरी ऑपरेटर। ठीक है, a linear operator is said to be involuntary operator if t स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पर आप लीनियर ऑपरेटर की जगह पर t लिख लो। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को जो भी लीनियर ऑपरेटर होल्ड करेगा वही आपका इनवॉलेटरी ऑपरेटर कहलाएगा। तो इनफैक्ट कोई भी रिफ्लेक्शन मैप जो होता है वो इनवॉलेटरी होता है। रिफ्लेक्शन मैप्स आर इनवॉल्यूटरी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं नील पोटेंट ऑपरेटर। नील पोटेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसको एक कंपोज करने के बाद आफ्टर सम टाइम वो हमको जीरो आउटपुट के तौर पर दे। ठीक है, तो लिखते हैं नील पोटेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन। ए लीनियर ऑपरेटर T on V is said to be nilpotent operator if there exists a K which is least. Okay, there exist, सीधे सीधे ये लिखना चाहिए, there exist at least if t or t to the power k equal to 0, where this k is the least positive integer. ओके, मतलब हमें करना क्या होगा कि टी को इतने टाइम्स हम कंपोज कर रहे हैं, लीस्ट टाइम कंपोज करना है और फिर हमको देखना है कि आउटपुट में हमारा जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन इस के को हम लोग कहते हैं, दिस के इज इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी। ओके, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए टी आप R2 से R2 में डिफाइन कर रहे हो एंड टी ऑफ एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, 0, सपोज करो इस तरह से दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखना कि अगर हम T2 अगर कर रहे हैं, T2 एक्स कॉमा वाई, तो हमें क्या मिल रही है, टी ऑफ टी एक्स कॉमा वाई कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। इट मीन्स टी एक्स वाई की वैल्यू क्या आई थी, 0, अब अगेन हम इसका फिर से वैल्यू चेक करते हैं, तो ये वैल्यू हमें मिल रही है। देखिए यहाँ पर जब एक्स वाई था तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 0 था और सेकंड वाले पोजीशन पे एक्स आ रहा था। सेम यहाँ पर भी क्या होगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट अपना 0 हो जाएगा और सेकंड वाले पोजीशन पे भी यही 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है T2 एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 हो जा रहा है। इट मीन्स यहाँ सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमने ये जो हमने ऑपरेटर इस्टेब्लिश किया था, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम बताए हैं, ये एक नील पोटेंट ऑपरेटर है और इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी यहाँ पर 2 हो रही है। ठीक है, दिस T इज ए नील पोटेंट ऑपरेटर
and index of nilpotency is 2. ठीक है, इसी तरह से अनदर और भी ऑपरेट, जैसे एक छोटा सा इस तरह का हम लोग मैप ले सकते हैं। सपोज कीजिए आप मान लीजिए आर एक्स से आर टू एक्स है, तो आर टू एक्स में आप डिफाइन कर रहे हो। अब ध्यान रखना कि आर टू एक्स कहने का मतलब क्या हो रहा है, दिस इज द पॉलिनोमियल कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल वेयर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 लेस देन और इक्वल टू 2। डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। सिंपली हम कहें कि इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होगा, जहाँ पर ए बी सी तीनों के तीनों आपके कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से आएंगे। अब इसी में ही सपोज करो हमने ऑपरेशन कुछ इस तरह से स्टैब्लिश किया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कर रहे हैं तो हमें मिल रही है इधर उसका डेरिवेटिव। ठीक है, या इसको सबसे बेस्ट ये लिखना चाहिए टी ऑफ पी एक्स इक्वल टू पी डैश एक्स। ओके, यहाँ पर इसका सिर्फ डेरिवेटिव आ रहा है। अब यहाँ पर से हम लोग देखेंगे कि इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी क्या रहेगी। तो जैसा कि हमने देखा कि जो भी हम पी एक्स ले रहे हैं उसका आउटपुट हमको यहाँ पर उसका डेरिवेटिव मिल रहा है। तो जैसे ही आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आप चेकआउट करते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2ax प्लस बी। ठीक है, उसी तरह से आप T2 अगर कर रहे हो, T2 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करते हो तो उस केस में आपको यहाँ पर मिलेगा T ऑफ T ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, and this value is nothing but 2ax plus b. After the differentiation you will get 2a। ठीक है, अगेन T3 अगर करते हैं, थ्री टाइम्स ऑपरेशन करें तो उस केस में हमें यहाँ पर मिल रहा होगा T2 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसकी वैल्यू हमने देखा है 2 ऑफ ए, एंड दिस वैल्यू आफ्टर डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो ऑपरेटर है हमने जो टी डिफाइन किया हुआ है, दिस इज ए नीलपोटेंट ऑपरेटर। ठीक है, एंड इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी की बात करें तो यहाँ पर 3 आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नीलपोटेंट ऑपरेटर वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में हमने आगे देखेंगे कि मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जो हमारा ऑपरेटर का वर्क होता है ये टोटल ऑपरेटर कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली क्लास में हम लोगों को मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, वो क्या होता है और कैसे वो उस एक ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है और किस तरह से एक कैसे एक मैट्रिक्स जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्टेड है। बस वही चीज़ों को हमको यहाँ पर चेकआउट करना पड़ेगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।